Sawal, let's look at how far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power. UPSC Mains 2024 15 marks. तो क्या WWI का मेन रीजन सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना था? क्या लगता है? लेट्स अनपैक दिस। देखिए, ये काफी पॉपुलर व्यू है और इसके सपोर्ट में कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। पहला, अलायंसेस एज अ बैलेंस टूल। जो मेजर अलायंसेस थे ना उस टाइम, जैसे ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली वर्सेस ट्रिपल एंटॉन्ट, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन्हें आर्ग्यूबली बनाया गया था यूरोप में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। जर्मनी ने फॉर इंस्टेंस ये अलायंस फॉर्म किया था रशिया और फ्रांस के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। राइट, काउंटर बैलेंस के लिए। हाँ, दूसरा पॉइंट है जर्मनीज रैपिड राइज। जर्मनी का जो तेजी से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा था, खासकर उनकी नेवल पावर का बिल्डअप, उसने सीधे सीधे ब्रिटिश सुप्रीमेसी को चैलेंज किया। इससे यूरोप में काफी टेंशन बढ़ गई थी। अच्छा, और कॉलोनीज का क्या रोल था? बिल्कुल, थर्ड पॉइंट वही है, कॉलोनियल राइवलिटीज। यूरोपियन पावर्स के बीच कॉलोनीज के लिए जबरदस्त कंपटीशन चल रही थी। एक क्लासिक एग्जांपल है फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई मोरक्कन क्राइसिस 1905 और 1991 में, अफ्रीका में कंट्रोल के लिए। इस कंपटीशन ने जो एग्जिस्टिंग बैलेंस था उसको और ज्यादा स्ट्रेन किया। ओके। और बॉल्कन्स, वो तो हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है। एग्जैक्टली। फोर्थ फैक्टर था बॉल्कन राइवलरी। यहाँ ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया इन्फ्लुएंस के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है बॉस्नियन क्राइसिस ऑफ 1908, जब ऑस्ट्रिया ने बॉस्निया को एनेक्स कर लिया। इससे रशिया और सर्बिया दोनों काफी नाराज हुए और रीजन काफी डिस्टेबलाइज हो गया। लेकिन क्या ये अलायंसेस सच में सिर्फ बैलेंस मेंटेन करने के लिए थे, या कहीं ना कहीं मतलब पावर ग्रैब का इंटेंशन भी था? एनालिसिस क्या कहता है? क्या बैलेंस ऑफ पावर ही मेन ड्राइवर था? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो था डेफिनेटली, लेकिन ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूआई एसेंशियली सिर्फ इसके लिए लड़ी गई, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। एनालिसिस बताता है कि और भी बड़े फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। जैसे कि पहला, नेशनलिज्म। ये बहुत पावरफुल फोर्स थी, स्पेशली ऑल्कन्स में। इसका सबसे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था आर्चड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड का असैसिनेशन एक सर्बियन नेशनलिस्ट के द्वारा। वो इमीडिएट ट्रिगर बना वॉर का। राइट। दूसरा, इंपीरियलिज्म। कॉलोनियल एक्सपेंशन की जो जबरदस्त इच्छा थी, उसने यूरोपियन पावर्स के बीच राइवलरीज को और बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका ने जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियल पावर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया। ओके। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और तीसरा मेजर फैक्टर था मिलिटरिज्म। सभी बड़ी पावर्स एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप में लगी हुई थी। उनके पास डिटेल वॉर प्लान्स रेडी थे, जैसे जर्मनी का फेमस श्लीफन प्लान। इससे पता चलता है कि मिलिट्री थिंकिंग फॉरेन पॉलिसी को कितना शेप कर रही थी। चौथा पॉइंट है फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। जो सीक्रेट ट्रीटीज और अलायंसेस का सिस्टम था ना, उसने बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट और सस्पिशन क्रिएट कर दिया था। फॉर एग्जांपल, सीक्रेट फ्रैंको रशियन अलायंस जो 1894 में हुई थी, उसने यूरोप में हॉस्टिलिटी बढ़ाई। और पब्लिक का क्या रोल था? हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली, रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा और स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट, जैसे फ्रांस में जर्मनी से बदला लेने की डिमांड थी फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद, इन सब ने लीडर्स को ऑफन कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज की तरफ पुश किया। तो मतलब ये काफी उलझा हुआ मामला था, एक टैंगल्ड वेब जैसा, है ना? बैलेंस ऑफ पावर की चिंताएं तो थीं, पर साथ में नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, मिलिटरिज्म, फेल्ड डिप्लोमेसी, पब्लिक प्रेशर, इन सब ने आग में घी का काम किया। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल से जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि WW1 इन सभी फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस का रिजल्ट था। बैलेंस ऑफ पावर के कंसर्न्स नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, मिलिटरिज्म और रिजिड अलायंस सिस्टम के साथ डीपली जुड़े हुए थे। ये मल्टी लेयर्ड है और इसे सिर्फ एक कॉज पर डालना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस आंसर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जैसे अलायंसेज, ट्रिपल एंटांट वर्सेस ट्रिपल अलायंस, जर्मनी का राइज, कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स, मोरक्कन क्राइसिस, बाल्कन टेंशंस, बॉस्नियन क्राइसिस। लेकिन यह पूरी पिक्चर नहीं थी। दूसरे क्रूशल फैक्टर्स थे नेशनलिज्म, आर्चड्यूक का असैसिनेशन, इंपीरियलिज्म, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, मिलिटरिज्म, श्लीफन प्लान, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, सीक्रेट ट्रीटीज और पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर। तो क्विक रिकॉल, इस आंसर के हिसाब से WW1 के मेन कॉजेज क्या थे? अपने मन में लिस्ट बनाओ। और एक क्रिटिकल सवाल, अगर डिप्लोमेसी फेल ना होती, कम्युनिकेशन बेहतर होता, तो क्या WW1 अवॉइड हो सकती थी? क्या लगता है? अब अपने वर्ड्स में बताओ। अगर किसी दोस्त को समझाना हो तो इस आंसर का मेन आइडिया क्या था? सिंपल वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। There arose a serious challenge to the democratic state system between the two world wars. Evaluate the statement. UPSC Mains 2021, 15 marks. Interesting statement है। WWIO के बाद डेमोक्रेसी काफी होपफुल लग रही थी। नए नेशंस बन रहे थे, डेमोक्रेसी अपना रहे थे, पर फिर सीरियस चैलेंजेस आए। क्यों हुआ ऐसा? हाँ, इंटरवो पीरियड यानी 1919 से 1939 तक का टाइम डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए वाकई बहुत मुश्किल था। कई ऐसे की चैलेंजेस सामने आए जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को सीरियसली अंडरमाइन किया। शायद सबसे पहला और इम्पैक्टफुल था इकोनॉमिक क्राइसिस। द ग्रेट डिप्रेशन? हाँ, द ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 में शुरू हुई और 1930s तक चली। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और काफी सोशल अनरेस्ट हुआ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस मैसिव क्राइसिस से निपटने में स्ट्रगल कर रही थी।
तो लोगों का विश्वास कम हो गया होगा? बिल्कुल। इसके कारण बहुत से लोगों का फेथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कम हो गया और उन्होंने रेडिकल आइडियोलॉजीज की तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, और दूसरा चैलेंज? दूसरा मेजर चैलेंज था द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स। इस पीरियड में हमने कई पावरफुल डिक्टेटरशिप्स को उभरते देखा। इटली में फैशिज्म आया, बेनितो मुसोलिनी 1922 से पावर में आए। उन्होंने पॉलिटिकल डिसेंट को ब्रूटली सप्रेस किया और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को खत्म कर दिया। और जर्मनी में? जर्मनी में नाजिज्म का राइज हुआ। यहाँ भी इकोनॉमिक क्राइसिस ने अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी को 1933 में पावर सीज करने का मौका दिया। उनका रिजीम एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वायलेंट एंटीसेमिटिज्म और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पर बेस्ड था। और ईस्ट में सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन ने अपनी पावर कंसोलिडेट करके एक टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट रिजीम को मजबूत किया। वहां ऑपोजिशन को रूथलेसली सप्रेस किया गया और स्टेट कंट्रोल लाइफ के हर एस्पेक्ट पर था। ये रिजीम्स तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट थी, है ना? हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट। दे कंप्लीटली रिजेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने और डिप्लोमेसी प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन सच तो यह है कि ये अपने डिसीजंस इन्फोर्स नहीं कर पाई और टोटलिटेरियन रिजीम्स के एग्रेसिव एक्शंस को रोक नहीं सकी। क्यों? वो इतनी वीक क्यों थी? इसकी वीकनेस के पीछे कुछ बड़े रीजंस थे। पावरफुल नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कभी मेंबर नहीं बने। शुरू में सोवियत यूनियन भी बाहर था। साथ ही जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के प्रति रियल कमिटमेंट नहीं दिखाया। बेसिकली उसके पास इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए ना तो पावर थी ना पॉलिटिकल विल। समझ में आया। और चौथा पॉइंट? और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, खासकर फ्रांस और यूके ने एक पॉलिसी फॉलो की जिसमें उन्होंने टोटलिटेरियन रिजीम्स, स्पेशली नाजी जर्मनी की एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट डिमांड्स को अकोमोडेट किया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे एक और बड़ा वॉर अवॉइड हो जाएगा। जैसे वो म्यूनिक एग्रीमेंट। हाँ, एक नोटेबल एग्जांपल है द इन्फेमस म्यूनिक एग्रीमेंट ऑफ 1938, जिसने नाजी जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया के सुडेंटनलैंड रीजन को एनेक्स करने की परमिशन दे दी। ये अपीजमेंट पॉलिसी क्यों फॉलो की गई होगी? मतलब उनकी थिंकिंग क्या रही होगी? शायद पिछले वॉर का डर इतना था कि उन्हें पीस चाहिए थी किसी भी कीमत पर। हो सकता है। काफी कॉम्प्लेक्स रीजंस थे उसके पीछे। वाओ, ये तो सच में एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लग रहा है डेमोक्रेसी के खिलाफ उस टाइम। इकोनॉमिक कोलैप्स से डेस्परेशन, अग्रेसिव डिक्टेटर्स जो सिंपल सॉल्यूशंस दे रहे थे, एक इंटरनेशनल बॉडी जो इनइफेक्टिव थी, और फिर एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज की गलत पॉलिसीज जैसे अपीजमेंट। काफी सीरियस सिचुएशन थी। इंडीड, ये फैक्टर्स इकोनॉमिक हार्डशिप, एंटी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज का राइज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की फेलियर और अपीजमेंट पॉलिसीज, इन सब ने मिलकर डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को यूरोप और उसके बाहर कमजोर किया। ये चैलेंजेस आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक का रास्ता बनाए और इंटरनेशनल ऑर्डर में सिग्निफिकेंट लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस लाए। चलिए इसका रीकैप करते हैं। तो इंटरवॉर पीरियड में डेमोक्रेसी को सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े। 4 मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए। पहला, इकोनॉमिक क्राइसिस, खासकर ग्रेट डिप्रेशन जिसने फेथ कम किया। दूसरा, राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जिसमें फाशिज्म, मुसोलिनी इटली, नाजिज्म, हिटलर जर्मनी और स्टालिनिज्म सोवियत यूनियन शामिल थे। तीसरा, वीकनेस ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, एनफोर्समेंट पावर और की मेंबर्स की कमी के कारण। और चौथा, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने फॉलो की, जैसे म्यूनिक एग्रीमेंट। क्विक रिकॉल, लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुई, उसके मेन रीजंस क्या थे। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप उस टाइम के लीडर होते तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे हैंडल करने की कोशिश करते, कौन सी पॉलिसीज ट्राई कर सकते थे। और अब अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करो, इंटरवॉर पीरियड डेमोक्रेसी के लिए इतना चैलेंजिंग क्यों था। ओके, अब अगले सवाल पर चलते हैं जो काफी डिबेटेड टॉपिक है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स? डिस्कस क्रिटिकली। यूपीएससी मेंस 2015 10 मार्क्स। ये एक कॉमन परसेप्शन है, खासकर WWI को लेकर, कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन सवाल डिस्कस क्रिटिकली करने को कह रहा है, तो कितना न्यूआंस्ड होना चाहिए ये डिस्कशन? हाँ, डिस्कस क्रिटिकली का मतलब ही है कि हमें एक नुआंस्ड अप्रोच चाहिए। सिंपलिस्टिक ब्लेम से आगे बढ़कर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा दोनों वॉर्स के लिए। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी एक मेजर प्लेयर था। वो सेंट्रल पावर्स का कोर मेंबर था और उनका ऑस्ट्रिया हंगरी को ब्लैंक चेक देना, यानी आर्चड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद अनकंडीशनल सपोर्ट का प्रॉमिस, इसने डेफिनेटली क्राइसिस को एस्केलेट किया और वॉर की तरफ पुश किया। हाँ, ये पॉइंट तो है। बट जैसा हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, WWI के कॉजेज बहुत कॉम्प्लेक्स थे। मिलिटरिज्म, रिजिड अलायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, ये सब फैक्टर्स थे जिसमें कई यूरोपियन पावर्स डीपली इन्वॉल्व थी। तो हिस्टोरिकल कंसेंसस जनरली WWI की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर्ड मानता है, सिर्फ जर्मनी की नहीं। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिर्फ जर्मनी को ब्लेम करना इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, WWI में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब WW2 की बात करें तो? हाँ, अब वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं। यहाँ जर्मनी का रोल, खासकर एडोल्फ हिटलर और नाजी रेजिम के अंडर वॉर कॉज करने में बहुत ज्यादा डायरेक्ट और सेंट्रल है। राइट। उनकी एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जैसे ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स करना और फिर पोलैंड को इन्वेड करना सितंबर 1939 में, इसने सीधे ब्रिटेन और फ्रांस को वॉर डिक्लेयर करने पर मजबूर किया। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं कि नाजी जर्मनी के एक्शंस एक प्राइमरी कॉज थे। राइट। बट यहाँ भी एक क्रिटिकल डिस्कशन के लिए हमें दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। पहला, द ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई।
हाँ, जो हार्श टर्म्स इस ट्रीटी ने जर्मनी पर WWI के बाद इम्पोज की थी, भारी रेपरेशंस, टेरिटरी का लॉस, वॉर गिल्ट क्लॉज, उसने गहरा रिसेंटमेंट और सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप क्रिएट किया। कई हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि इसने हिटलर और नाजी पार्टी के राइज के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचने के लिए। क्या ट्रीटी ऑफ वर्साई अगर अलग होती, कम प्यूनिटिव होती, तो शायद WWI अवॉइड हो सकती थी? ये एक बड़ा हिस्टोरिकल व्हाट इफ है, पर क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर था द अपीजमेंट पॉलिसी, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने 1930s में फॉलो की। उन्होंने हिटलर की शुरुआती अग्रेशंस को काफी टाइम तक टॉलरेट किया, जैसे राइनलैंड का रीमिलिटराइजेशन या ऑस्ट्रिया का अंशलुस, इस उम्मीद में कि एक और बड़ा वॉर टल जाए। इस पॉलिसी ने हिटलर को और हिम्मत दी। ओके, वर्साई, अपीजमेंट और कुछ। तीसरा, हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा। 1930s के ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ने वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी और डेस्परेशन क्रिएट की। नेशनलिज्म पूरे यूरोप में अभी भी एक पावरफुल फोर्स था, और WWI से कई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और टेंशंस भी थे जो WWI के आउटब्रेक में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। राइट। तो क्रिटिकली डिस्कस का मतलब यही है कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बचना है, जर्मनी के सिग्निफिकेंट रोल को एक्नॉलेज करना है, खासकर WWI में, पर साथ ही कॉन्टेक्स्ट, दूसरे एक्टर्स और कॉजेज के कॉम्प्लेक्स वेब को भी समझना है। ये ब्लेम गेम नहीं, डायनामिक समझने की बात है। प्रिसाइसली। कंक्लूजन यही निकलता है कि जबकि जर्मनी ने अनडिनाइबली एक सिग्निफिकेंट, हत्ता कि सेंट्रल रोल प्ले किया दोनों वर्ल्ड वॉर्स तक ले जाने वाले इवेंट्स में, खासकर WWI हिटलर के रजीम में अपनी एक्सप्लिसिट अग्रेसिव पॉलिसीज के साथ, दोनों ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी पर डालना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा। हिस्टोरिकल रियलिटी में मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और कुछ हद तक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है, खासकर WWI के केस में, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जर्मन एग्रेशन के साथ साथ WWI के केस में भी। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सवाल का क्विक रिकैप। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का रोल था सेंट्रल पावर ब्लैंक चेक, लेकिन कॉजेस कॉम्प्लेक्स थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर थी मल्टीपल यूरोपियन पावर्स के बीच। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी का एग्रेशन, हिटलर का एक्सपेंशनिज्म, पोलैंड इन्वेजन एक मेजर डायरेक्ट कॉज था, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जैसे हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साई, एलाइज की अपीजमेंट पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन और नेशनलिज्म भी इंपॉर्टेंट थे। रिकॉल क्वेश्चन, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 वर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के स्पेसिफिक रोल में की डिफरेंस क्या था? क्रिटिकल थिंकिंग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्टेक्स्ट में? कौन सी अदर पावर्स इन्वॉल्व थीं? और अब अपने वर्ड्स में समराइज करो, किस हद तक जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था क्रिटिकल डिस्कशन वाले एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए? चलो, अब वर्ल्ड वॉर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल शिफ्ट्स देखते हैं। पहले बात करते हैं रेलवेज की। Bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world. UPSC Mains 2023 10 marks. अब रेलवेज हम यूजुअली इन्हें सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए सोचते हैं, पर इनका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना गहरा था। रेलवेज का इम्पैक्ट वाकई बहुत प्रोफाउंड था, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में काफी अलग तरह से नजर आता है। पहले डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं। वहां पॉजिटिव इम्पैक्ट्स काफी सिग्निफिकेंट थे। रेलवेज ने अर्बनाइजेशन को जबरदस्त बूस्ट दिया। आइकॉनिक स्टेशंस जैसे न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब्स नहीं थे, उन्होंने आसपास के एरियाज और सबर्ब्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया। लंदन जैसे शहर मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स बने, काफी हद तक रेलवे कनेक्टिविटी की वजह से। और जॉब्स? हाँ बिल्कुल, रेलवेज ने मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। स्टेशन मास्टर्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मेंटेनेंस स्टाफ। यूएस ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज जैसे प्रोजेक्ट्स ने ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया। और रेलवेज ने कल्चरल एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट किया। फेमस ट्रेन्स जैसे ओरिएंट एक्सप्रेस, जो पेरिस को कॉन्स्टेंटिनोपल से कनेक्ट करती थी, सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये एक कल्चरल ब्रिज था जो इंटरैक्शन और आइडियाज के एक्सचेंज को बढ़ावा देता था अक्रॉस बॉर्डर्स। लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव्स भी थे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक कंसिस्टेंट कंसर्न रहा है, जैसे यूके और फ्रांस को कनेक्ट करने वाले चैनल टनल के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ने मरीन इकोसिस्टम्स पर पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट्स के कंसर्न्स रेज किए। और रेलवेज ने कभी-कभी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को बढ़ाया भी, जैसे यूएस में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का बार्ट सिस्टम क्रिटिसाइज हुआ है कुछ नेबरहुड्स में जेंट्रिफिकेशन कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए और शायद लोअर इनकम रेजिडेंट्स डिस्प्लेस हुए। ये इंटरेस्टिंग है ना, इवन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कोई नई मेट्रो लाइन, उनके भी ऐसे डुअल इफेक्ट्स हो सकते हैं, एरियाज को कनेक्ट करना पर साथ ही लोकल इकोनॉमीज और डेमोग्राफिक्स पर कॉम्प्लेक्स वेज में इम्पैक्ट डालना। कभी सोचा इसके बारे में? जरूर। अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इफेक्ट्स हुए। हाँ, यहाँ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। रेलवेज ने अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर किया। एग्जाम्पल के लिए कीनिया युगांडा रेलवे, जो कॉलोनियल एरा में बनी थी, उसने रीजन में ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। हालांकि शुरू में प्राइमरीली कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करती थी। रेलवेज ने कुछ केसेस में सोशल मोबिलिटी को भी एनहांस किया। इंडिया में लाइफलाइन एक्सप्रेस जैसे इनिशिएटिव्स, जो एक हॉस्पिटल ट्रेन है, रेलवे नेटवर्क का यूज करती है रिमोट रूरल कम्युनिटीज तक जरूरी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने के लिए। वाओ, ये तो अच्छा यूज है। हाँ, और रेलवेज ने कम्युनिटी बिल्डिंग में भी रोल प्ले किया। जैसे रशिया का वास्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने देश के एक्सट्रीमली रिमोट एरियाज को कनेक्ट किया,
नेशनल यूनिटी की फीलिंग को बढ़ावा दिया और सेटलमेंट और डेवलपमेंट को इनेबल किया। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में नेगेटिव शायद ज्यादा थे, खासकर कॉलोनियल टाइम्स में। हाँ बिल्कुल, डेवलपिंग कंट्रीज में नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट और अक्सर एक्सप्लॉयटेटिव थे। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक मेजर इशू था। ब्रिटिश कॉलोनियल रेलवेज इंडिया में फॉर एग्जांपल प्राइमरीली रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन और मिनरल्स को हिंटरलैंड से पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी, ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने के लिए। इसने लोकल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को रोका। राइट। कंस्ट्रक्शन के दौरान डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज भी हुआ, जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन से हुआ। और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स भी डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर ज्यादा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट के कारण। एक ट्रैजिक एग्जांपल है गईसाल ट्रेन डिजास्टर जो 1999 में इंडिया में हुआ था। ये कॉलोनियल एंगल कितना क्रूशियल है ना। रेलवेज प्रोग्रेस लाए, पर उनका यूज एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोल के लिए भी किया गया। बिल्कुल, तो क्लियरली रेलवेज एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह रहे हैं। प्रोग्रेस और कनेक्टिविटी लाए, पर साथ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं, और इनका इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता था। सही बात है। ग्लोबली रेलवेज ट्रांसफॉर्मेटिव सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाए, लेकिन उनकी लेगेसी मिक्स्ड है। अब जैसे हम फ्यूचर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज लाइक हाइपरलूप के बारे में सोच रहे हैं, ये जरूरी है कि हम इन हिस्टोरिकल लेसन्स को याद रखें और सेफ्टी, इक्विटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने वाले पाथ्स अडॉप्ट करें। ओके, तो रेलवेज का रिकैप। हमने देखा कि रेलवेज के दोनों पॉजिटिव इफेक्ट्स जैसे अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, सोशल मोबिलिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग, और नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ना, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्प्लेसमेंट, सेफ्टी कंसर्न्स थे। और ये इफेक्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे केन्या, इंडिया, रशिया, खासकर कोलोनियलिज्म के अंडर में अलग अलग थे। क्विक रिकॉल, डेवलपिंग कंट्रीज में रेलवे का एक स्पेसिफिक पॉजिटिव और एक स्पेसिफिक नेगेटिव इफेक्ट बताओ, जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए उसके बेसिस पर। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, अपने आसपास देखो जो करंट मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, मेट्रोज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, उनके क्या सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स आप नोटिस करते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और अब अपने वर्ड्स में समराइज करो, ग्लोबली रेलवेज के मेन सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंचर्ड लेबर। Why indentured labor was taken by the British from India to their colonies? Have they been able to preserve their cultural identity over there? UPSC Mains 2018 15 marks. यह सिस्टम स्लेवरी के एबोलिशन के बाद प्रोमिनेंट हुआ, लगभग 1833 के बाद। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश ने ये लेबर प्राइमरीली इंडिया से ही क्यों लिया? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। स्लेवरी एबोलिशन के बाद ब्रिटिश कॉलोनीज को, खासकर जहां बड़े पैमाने पर प्लांटेशंस थे, शुगर केन, टी, रबर, कॉफी जैसे क्रॉप्स के लिए, जैसे ट्रिनिडाड, गयाना, फिजी, मॉरिशस, मलाया, साउथ अफ्रीका, वहां चीप और कंट्रोलेबल लेबर की एक जबरदस्त कमी फेस करनी पड़ी। इंडिया इस नए सिस्टम, जिसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर या इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं, का प्राइमरी सोर्स बना। इसके पीछे कई रीजंस का कॉम्बिनेशन था। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक रीजंस क्या थे? हाँ, पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं। पहला, प्लांटेशन इकोनॉमीज को सस्टेन करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनीज को एक लार्ज, रिलायबल और सबसे इंपॉर्टेंट सस्ते लेबर फोर्स की जरूरत थी। दूसरा, इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जो काफी हद तक कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज का ही नतीजा थी, साथ में बार बार पड़ने वाले अकाल और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। इसका मतलब था कि वहां डेस्परेट वर्कर्स का एक ह्यूज पूल अवेलेबल था जो माइग्रेट करने को तैयार थे, कठिन कंडीशंस में भी। तीसरा, इंडियन लेबर दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव था। उन्हें बहुत कम वेजेस पर लंबे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर हायर किया जा सकता था। ओके, इकोनॉमिक कंपल्शंस थे। और सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स? फिर आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश का इंडिया में एक वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, जिससे रिक्रूटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस उनके लिए मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान था। इसके अलावा इंडिया के अंदर पुश फैक्टर्स भी बहुत स्ट्रांग थे। 1857 रिवोल्ट के बाद की सिचुएशन, डेवस्टेटिंग फेमाइन्स जैसे 1870s में, और क्रॉनिक रूरल इंडेटनेस ने बहुत से लोगों को अपनी होमलैंड छोड़कर विदेश में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर मजबूर किया। और उन्हें लालच भी दिया जाता था शायद? हाँ बिल्कुल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अक्सर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज होती थीं। रिक्रूटर्स या आर्किटेक्ट्स अक्सर झूठे वादे करते थे, आसान काम और ढेर सारे पैसे के, विदेश में एक बेहतर जिंदगी की तस्वीर दिखाते थे। कभी कभी नरक द्वीप, हेल आइलैंड को उनकी कहानियों में एल्डोरागो, लैंड ऑफ गोल्ड बना दिया जाता था। इमेजिन करो कितनी डेस्परेशन रही होगी लोगों में कि वो ऐसे पोटेंशियली झूठे वादों पर बिलीव करके अपनी फैमिली और रूट्स छोड़कर इतनी दूर जाने को तैयार हो गए। सही बात है, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। तो ये तो हुई जाने की वजह, पर जब वो लोग इतनी दूर गए, बिल्कुल अलग माहौल में, क्या वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा पाए? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अमेजिंगली हाँ, वो बचा पाए। बहुत चैलेंजेस फेस करने के बावजूद, प्लांटेशंस पर कठिन वर्किंग कंडीशंस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एसिमिलेट होने का प्रेशर और अपनी होमलैंड से कटे होने के बावजूद, इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स और उनके डिसेंडेंट्स ने अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को जनरेशंस तक मेंटेन और प्रिजर्व किया। कैसे किया उन्होंने ये? कई तरह से हुआ है ना। रिलीजियस कंटिन्यूटी,
उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास और प्रैक्टिसेस को जिंदा रखा। पूजा स्थल जैसे मंदिर और मस्जिद बनाए गए। एक फेमस एग्जाम्पल है फिजी के नादी में श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल। दिवाली, होली, ईद जैसे फेस्टिवल्स और दूसरे रिलीजियस सेरेमनीज को कम्युनिटी लेवल पर सेलिब्रेट करना जारी रखा, जिससे कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रांग हुए। ओके। और लैंग्वेज कल्चर? दूसरा, कल्चरल रिटेंशन। हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाएं ओरल ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग्स जैसे बीरा या चटनी म्यूजिक के प्रिकर्सर्स और कम्युनिटी इंटरैक्शंस के थ्रू सर्वाइव की, भले ही वो टाइम के साथ इवॉल्व हुई। ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे फोक डांस फॉर्म्स और म्यूजिक प्रैक्टिस किए जाते रहे। और इंपॉर्टेंटली, खाने की आदतें भी प्रिजर्व की गई। इंडियन कुजीन, जिसमें रोटी, दाल, राइस जैसे स्टेपल्स और ट्रेडिशनल मसालों का यूज शामिल है, उनकी आइडेंटिटी का सेंट्रल हिस्सा बना रहा। और सोशल स्ट्रक्चर्स? तीसरा, सोशल इंस्टीट्यूशंस। कुछ हद तक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम और कम्युनिटी नेटवर्क्स कंटिन्यू हुए, नए कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट होते हुए। कल्चरल एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, जिन्होंने ट्रेडिशंस, म्यूजिक, डांस और लैंग्वेज को प्रमोट और प्रिजर्व करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। ये तो वाकई कमाल की रेजिलियंस है। अपनी रूट्स को, अपनी आइडेंटिटी को इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी जिंदा रखा। कल्चर और कम्युनिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ कहता है ये। बिल्कुल। और इसका रिजल्ट ये है कि आज भी ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, गयाना, सुरिनाम, फीजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वाइब्रेंट इंडो कैरिबियन, इंडो फीजियन और इंडो अफ्रीकन कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं अपनी रिच डिस्टिंक्ट कल्चर्स के साथ। ये उनकी पर्सीवरेंस और एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। उन्होंने अपनी कोर आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया और साथ ही लोकल कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करके और उन्हें इन्फ्लुएंस करके यूनिक सिंक्रेटिक कल्चर्स क्रिएट किए हैं, जो ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी को इमेंसली एनरिच करती हैं। चलिए इंडेंचर्ड लेबर की स्टोरी का रिकैप करते हैं। ब्रिटिश ने इंडेंचर्ड लेबर प्राइमरीली इंडिया से लिया, मेनली इकोनॉमिक रीजन से। सस्ती अबंडेंट लेबर चाहिए थी प्लांटेशंस के लिए, स्लेवरी खत्म होने के बाद। और इंडिया में सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण, पॉवर्टी, पॉपुलेशन प्रेशर, पुश फैक्टर्स जैसे फैमिन्स, रिवोल्ट्स, आफ्टरमैथ, ब्रिटिश कंट्रोल से रिक्रूटमेंट में आसानी और अक्सर रिक्रूटर्स के झूठे वादे और हार्डशिप्स के बावजूद इन लेबरर्स ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रिमार्केबली प्रिजर्व किया अलग अलग तरीकों से, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेंटेन करके, मंदिर मस्जिद बनाकर, फेस्टिवल्स मनाकर, कल्चरल रिटेंशन, भाषाएं, आर्ट्स, खाने की आदतें जिंदा रखकर और सोशल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करके, फैमिली स्ट्रक्चर्स, कम्युनिटी एसोसिएशंस। क्विक रिकॉल, 3 मेन रीजंस बता सकते हैं कि ब्रिटिश ने इंडेंचर लेबर प्राइमरीली इंडिया से क्यों लिया और उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी कैसे जिंदा रखी। कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल दो कल्चरल प्रिजर्वेशन का जो डिस्कस हुआ। रिफ्लेक्टिव थॉट, क्या आज के टाइम में भी जो लोग माइग्रेट करते हैं उन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में सिमिलर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आज क्या अलग हो सकता है? अब अपने वर्ड्स में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उन्हें क्यों ले जाया गया और उन्होंने अपनी कल्चर कैसे जिंदा रखी। ओके, हमारा आखिरी सवाल आज के लिए, जो 20th सेंचुरी हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। What were the events that led to the Suez Crisis in 1956? How did it deal a final blow to Britain's self-image as a world power? UPSC Mains 2014, 10 marks. ये सुएज क्राइसिस ब्रिटेन के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था। हुआ क्या था एग्जैक्टली? सुएज क्राइसिस 1956 काफी तेजी से अनफोल्ड हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ड्रामेटिक थे। चलिए देखते हैं की इवेंट्स जो इस तक ले गए। इमीडिएट ट्रिगर था नेशनलाइजेशन ऑफ द सुएज कनाल कंपनी। इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासर द्वारा जुलाई 1956 में। सुएज कनाल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, खासकर ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इस पर लार्जली ब्रिटिश और फ्रेंच शेयर होल्डर्स का कंट्रोल था। नासर ने नेशनलाइज क्यों किया? नासिर का प्राइमरी मोटिवेशन था कनाल के रेवेन्यूज को यूज करके नाइल रिवर पर असवान हाई डैम बनाना, खासकर जब यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने डैम प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रॉमिस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, नासिर के सोवियत ब्लॉक के साथ बढ़ते टाइज की वजह से। अच्छा, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने रिएक्ट किया होगा? नासिर के इस कदम से ब्रिटेन और फ्रांस में काफी गुस्सा था। इससे हुई ट्राइपार्टाइट कल्यूजन। ब्रिटेन, फ्रांस, जिनके बड़े स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल स्टेक्स थे कनाल में, और इजराइल, जिनके इजिप्ट के साथ टेंशंस चल रहे थे, ने सीक्रेटली एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पांस प्लान किया। उनका प्लान था कनाल का कंट्रोल मिलिट्री तरीके से सीज करना और पोटेंशियली नासिर को पावर से हटाना। सीक्रेट प्लान? हाँ, ये सीक्रेट प्लान एक्शन में लाया गया मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू। पहले इजराइल ने इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पे इन्वेड किया लेट अक्टूबर 1956 में। फिर सीक्रेट एग्रीमेंट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस ने इंटरवीन किया, कैनाल जोन के पास ट्रूप्स लैंड किए। उनका पब्लिक बहाना यह था कि वो वॉरिंग पार्टीज इजिप्ट और इजराइल को सेपरेट कर रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन असल मोटिव कल्यूजन का हिस्सा था कैनाल पर कंट्रोल वापस पाना। पॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स और डिसेप्टिव हो सकती है ना। सीक्रेट एग्रीमेंट्स, हिडन एजेंडाज और मिलिट्री एक्शंस को पब्लिक जस्टिफिकेशंस के पीछे छुपाना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और दुनिया ने, खासकर सुपर पावर्स ने, इस एंग्लो फ्रेंच रैली इंटरवेंशन पर कैसे रिएक्ट किया? क्या उन्होंने अपने एलाइज को सपोर्ट किया? इंटरनेशनल रिएक्शन बहुत तेजी से आया, ओवरवेलमिंगली नेगेटिव था और अनएक्सपेक्टेड जगहों से आया, जिसने इंटरवेंशन का अंजाम तय कर दिया।
सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के अंडर ने इस इंटरवेंशन का जोरदार विरोध किया। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से बहुत नाराज थी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने उनकी पीठ पीछे काम किया था और उन्हें डर था कि ये इंटरवेंशन अरब नेशंस को सोवियत यूनियन की तरफ ढकेल देगा। यूएस ने ब्रिटेन और फ्रांस पर जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर, आईएमएफ लोन्स तक ब्रिटेन की पहुंच रोकने की धमकी और ब्रिटिश बॉन्ड्स बेचने की धमकी और डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि वो अपनी फोर्सेस तुरंत विड्रॉ करें। ये ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि वो कम से कम यूएस का टैसिट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूएस का प्रेशर और यूनाइटेड नेशंस ने भी क्रूशियल रोल प्ले किया। यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशंस पास किए जिसमें इमीडिएट सीज फायर और इन्वेडिंग फोर्सेस के विड्रॉल की मांग की गई। इंपॉर्टेंटली, यूएन ने पहली बार लार्ज स्केल आर्म्ड पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स यूएनईएफ रीजन में डिप्लॉय की, सीज फायर और विड्रॉल को सुपरवाइज करने के लिए, इफेक्टिवली कॉम्बैटेंट्स को अलग करते हुए। तो इस सब का ब्रिटेन पर क्या इम्पैक्ट हुआ? सवाल पूछता है कि ये उसकी वर्ल्ड पावर सेल्फ इमेज के लिए फाइनल ब्लो कैसे साबित हुआ। इम्पैक्ट ब्रिटेन पर वाकई बहुत सिवियर और मल्टीफैसेटेड था। इसने उसकी बची कुची सेल्फ इमेज, जो एक टॉप टियर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर की थी, उसे चकनाचूर कर दिया। पहला, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्राइसिस ने ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पर एक रन ट्रिगर कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस गिर गया। ब्रिटेन के गोल्ड और डॉलर रिजर्व्स तेजी से कम हुए। आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और यूनाइटेड स्टेट्स से इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगनी पड़ी, जिससे उसकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी सामने आ गई। और पॉलिटिकली? दूसरा, पॉलिटिकल रिपरकशंस। क्राइसिस ने ब्रिटेन के घटते ग्लोबल इन्फ्लुएंस और यूनाइटेड स्टेट्स के अप्रूवल पर उसकी क्रिटिकल डिपेंडेंस को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया मेजर फॉरेन पॉलिसी एक्शंस के लिए। पूरा मामला एक डिप्लोमेटिक फियास्को माना गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंटनी ईडन को जबरदस्त डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और इंटरनेशनल कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें जनवरी 1957 में रिजाइन करना पड़ा। और इमेज पर असर? तीसरा, डैमेज टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सेल्फ इमेज। ब्रिटेन की इंटरनेशनल रेपुटेशन, खासकर अरब वर्ल्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच सिवियरली डैमेज हुई। क्राइसिस ने पोस्ट WWI एरा में पुराने स्टाइल के यूरोपियन इंपीरियलिज्म की लिमिट्स दिखा दी। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि ब्रिटेन अब वर्ल्ड स्टेज पर यूनिलैटरली एक्ट नहीं कर सकता, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूएन द्वारा रिप्रेजेंट की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऑपोजिशन के खिलाफ। इसने फंडामेंटली ब्रिटेन के अपने आप में एक ग्रेट पावर होने के विश्वास को अंडरमाइन कर दिया, जो इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकती थी। एक सिंगल इवेंट ने इफेक्टिवली ब्रिटेन की ग्लोबल स्टैंडिंग और सेल्फ परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री या पॉलिटिकल फेलियर नहीं था, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ब्लो भी था, जो ब्रिटेन के लिए एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट ग्लोबल फोर्स के रूप में एक युग के डिफिनिटिव एंड का संकेत था। समझ गई। प्रिसाइजली। सुएज क्राइसिस ऑफ 1956 को वाइडली एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है। इसमें ब्रिटेन के नए सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर के मुकाबले कम हुए ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यूनाइटेड स्टेट्स पर उसकी क्रिटिकल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डिपेंडेंस और पोस्ट WW2 इंटरनेशनल सिस्टम के बदलते डायनामिक्स को स्टार्कली हाईलाइट किया, जहां गन बोर्ड डिप्लोमेसी अब एक्सेप्टेबल या इफेक्टिव नहीं थी। इसने ब्रिटेन के अपने आप को और दूसरों द्वारा उसको एक टॉप टियर वर्ल्ड पावर के रूप में देखने के परसेप्शन का डेफिनेटिव एंड मार्क किया। ओके, आज का फाइनल रिकैप। सुएज क्राइसिस तक ले जाने वाले इवेंट्स। नासिर का सुएज कनाल का नेशनलाइजेशन, आसवान डैम फंड करने के लिए जब वेस्ट ने एड विड्रॉ की। उसके बाद सीक्रेट ट्राइपार्टाइट कल्यूजन, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और उनका मिलिट्री इंटरवेंशन। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्रिटिकल था। यूएस ने विड्रॉ करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिप्लोमैटिक प्रेशर डाला और यूएन ने सीज फायर कॉल किया और पहली यूएनईएफ पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की। ब्रिटेन पर इम्पैक्ट सिवियर था। मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पाउंड पर रन, IMF US एड की जरूरत पड़ी, डैमेजिंग पॉलिटिकल रिपरकशंस, PM ईडन ने रिजाइन किया, US पर डिपेंडेंस साफ हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हुए और अल्टीमेटली इसने ब्रिटेन की सेल्फ इमेज एज एन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर को फाइनल ब्लो दिया। क्विक रिकॉल, स्विस क्राइसिस का मेन इमीडिएट ट्रिगर क्या था और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रिटेन की वर्ल्ड पावर इमेज पर इसका डेफिनेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉम्प्ट। सोचो अगर यूएस ने इंटरवीन ना किया होता या ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया होता तो क्या आउटकम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकता था? फिर क्या हो सकता था? अब अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करो। सुएज क्राइसिस तक क्या हुआ और ये ब्रिटेन के लिए इतना बड़ा ब्लो क्यों था? तो ये था हमारा एक्सप्लोरेशन कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी PYQs का ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। हमने काफी रेंज कवर की, WWI के कॉजेज, बैलेंस ऑफ पावर डिबेट वर्सेस अदर फैक्टर्स, इंटरवॉर पीरियड में डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस, जर्मनी की वर्ल्ड वॉर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्प्लेक्स सवाल, रेलवेज के वाइड रेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर की पॉइंट स्टोरी और उनकी कल्चरल रेजिलियंस, और फाइनली पिवटल सुएज क्राइसिस और ब्रिटेन पर उसका इम्पैक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशनल अप्रोच, जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी और हिंदी एक्सप्लेनेशंस मिक्स है, आपको इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बेहतर समझने में, क्रिटिकली थिंक करने में और की डिटेल्स को लॉन्ग टर्म याद रखने में मदद करेगा। पूरा आइडिया लर्निंग को एंगेजिंग और इंसाइटफुल बनाना है।
टेक्स्ट बुक की तरह ओवरवेलमिंग नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक फाइनल थॉट लिसनर के लिए छोड़ जाते हैं, कंसिडरिंग कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कितने इंटरकनेक्टेड थे। जैसे WW1 से ऐसी कंडीशंस बनी जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन और इवेंचुअली WW2 में कंट्रीब्यूट किया, और फिर सुएज क्राइसिस जैसे इवेंट्स ने पोस्ट वॉर एरा में शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स को दिखाया। तो क्या हम आज की कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई पैटर्न्स या शायद लेसन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या हिस्ट्री के ये पैटर्न्स जैसे पावर्स का राइज एंड फॉल, इकोनॉमिक क्राइसिस का इम्पैक्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के चैलेंजेस रिपीट होते हैं, या वो नए कॉन्टेक्स्ट्स में फंडामेंटली इवॉल्व करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for joining this analysis. Keep exploring, keep questioning, and keep learning.